You are most welcome. Today we are going to start the new subject and new topic, that is the Constitution of India. So let us start it. What will be our approach and what will be the ideas, and to cover the whole syllabus regarding the especially second paper. So okay, so let us start it please. हम लोग जीएस पेपर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, और ये जीएस पेपर किसका है? ये मेंस का है। और इस जीएस पेपर में जो सबसे बड़ा टॉपिक है उसका नाम है इंडियन पॉलिटी। आप जब पीटी एग्ज़ाम दोगे तो ये सेम चीज़ आपका प्री एग्ज़ाम्स में भी पूछेगा आपको। यानी एक ऐसा टॉपिक जो पीटी और मेंस दोनों में पूछा जाएगा, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं आज। जिनका पॉलिटी अच्छा रहेगा वही गवर्नेंस को समझ सकते हैं। गवर्नेंस के लिए आपको पॉलिटी का ज्ञान होना ज़रूरी है, और जब गवर्नेंस समझोगे तो फिर आप सोसाइटीज़ वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। और प्लस सोशल जस्टिस हमारा संविधान का एक लक्ष्य है, एम है। तो जब जस्टिस यहाँ पे आप अच्छे से समझेंगे तभी जाकर के सोशल जस्टिस को कवर कर पाओगे क्लियरली। ये किसका पेपर है? ये जितना भी हम मेंशन कर रहे हैं वो किस पेपर का हिस्सा है? जीएस पेपर सेकंड का। और लास्ट में बचता है इसमें इंटरनेशनल रिलेशन। हमारी सरकार दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करती है, और ये संबंध स्थापित करने की अनुमति कौन देता है? मैंने कहा था जब यहाँ पे शासन, सरकार का काम है शासन चलाना। गवर्नेंस का हिंदी होता है शासन। शासन का संचालन कौन करती है? सरकार करती है। और सरकार शासन का संचालन किसके तहत करती है? संविधान के तहत करती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और शासन चलाने के लिए सरकार को कभी कभी दूसरे राज्यों से भी हेल्प लेना पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर कोई गरीब है समाज में और उनका परचेजिंग पावर बहुत कम है, खरीदने की शक्ति बहुत कम है, और अचानक सा दाल का दाम बढ़ जाए, तो मिनिमम जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट हम लोग जो फुलफ़िल करते हैं इंडिया में, वो किससे करते हैं? सभी तो मांसाहारी नहीं है, और सभी हम लोग पनीर और मशरूम तो नहीं खाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक गरीब के लिए प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? दाल है। और मान लो कि मानसून ऐसा डिस्टर्ब किया कि दाल की खेती नहीं हो पाए, तो भारत में दाल का दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सरकार करती क्या है कि दूसरे देशों के साथ जहाँ दाल की खेती होती है, जहाँ दाल अधिक मात्रा में पैदा होता है, तो वहाँ से सरकार आयात करती है। आयात तभी कर पाएंगे जब उस देश के साथ आपका संबंध अच्छा होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो, जब आप मंगाएंगे किसी से, न कोई तभी देगा आपको जब उस देश के साथ आपका संबंध कैसा हो? अच्छा हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियरली। और सरकार जब शासन चलाती है तो इस शासन का एक हिस्सा ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी नीति क्या है। शासन का एक हिस्सा बताया था ना आपको, नीति, लोक नीति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, और ये सारा काम सरकार किसके तहत करती है? और संविधान का अनुच्छेद 51 यही तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। और राज्य को चला कौन रहा है? सरकार चला रही। इसका मतलब प्रयास कौन करेगी? सरकार चलेगी। अगर मुझसे कोई पूछे कि यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं, व्हाटएवर
द सिलेबस हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय द यूपीएससी। वो पूरा का पूरा के सिलेबस के केंद्र में क्या है जानते हैं? संविधान है। अगर जिनको संविधान का अगर आइडियाज़ नहीं हो, समझ नहीं हो, तो आप कुछ भी पढ़ लीजिए, क्या कीजिएगा देश में आप? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मान लो कि आप बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और आपकी इकोनॉमिक की जो पॉलिसी है बहुत स्मार्ट है, लेकिन पता चला कि संविधान के मूल्यों के खिलाफ है वो। जैसे भारत का संविधान कहता है भारत कल्याणकारी राज्य है। राज्य क्या करेगा? कल्याण करेगा। और आपकी नीति पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, तो बताइए राज्य कल्याण कर पाएगा? नहीं। कल्याण में सरकार को फ्री में बांटना पड़ता है। और मान लो कोई इकोनॉमिस्ट है और वो सजेशन दे रहा सरकार को फ्री में कुछ मत दीजिए, इससे जनता क्या हो जाएगी? आदत आ जाएगी उसकी। तो बताओ ये नीतियाँ चल पाएगी? तो आप कुछ भी पढ़िए, अगर आप डॉक्टर हैं तो भी संविधान फॉलो करना पड़ेगा। किसी का किडनी बेच नहीं सकते, अनुमति नहीं देता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप बहुत बड़े बाहुबली हैं तो किसी की गरिमा के खिलाफ काम नहीं कर सकते, ऐसा कौन कहता है? संविधान कहता है। इसलिए आप कुछ भी करें इस देश में, आपको चलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही। आप वेदर यू आर फॉलोइंग द डिफरेंट रिलीजन, इट डजेंट मैटर। आप कुछ भी माने, आप सजदा करें चाहे सूर्य को प्रणाम करें, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सूर्य के प्रणाम करने से, अगर आपके सजदा करने से अगर किसी को नुकसान होगा तो दोनों पर रोक लगा दिया जाएगा। किसके तहत? संविधान के तहत। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कुछ भी प्रैक्टिस अगर इंडिया में होगा, उसको जो रेगुलेट करेगा उसका नाम क्या है? आप यही पढ़ने जा रहे हैं आज। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो चले हम लोग, लेटेस्ट स्टार्टेड। ये इतना नोट कर लिया, ये सेकंड पेपर का ये पार्ट है, नोट हो गया, याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए कि हाँ क्या है सेकंड पेपर में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सबसे टॉप के ऊपर कौन है? इंडियन पॉलिटी। यानी आपको पीटी में भी और मेंस में भी लिखना पड़ेगा। तो चलते हम लोग आगे जरा सा। तो हेडिंग जरा डाल दीजिए आप, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। आप लोग में से कोई इंग्लिश मीडियम के भी हैं क्या इसमें बैठे हुए? कोई डेमो वगैरह? आपका मीडियम क्या है? हिंदी। और बगल में हिंदी आपका? चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ हम लोग इंग्लिश में भी लिखेंगे। ये आपको ना बाद में याद आएगी ये बात कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हिंदी मीडियम के बच्चे को इक्वली अंग्रेजी जानना होगा, और नहीं तो आप पेपर उठा करके देखिए कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप इंग्लिश अच्छा कर लेते हैं तो आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के पास नॉलेज ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेहनत करने की कैपेसिटी भी आपके अंदर ज़्यादा होती है, ईमानदार भी आप ज़्यादा होते हैं, समझदार भी ज़्यादा है, पर परिणाम कम ले पाते। परिणाम ज़्यादा आपको लेना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारे गुण आप में ही भरे हैं, तो एक गुण और भर लो ना, कि थोड़ी सी अंग्रेजी को ठीक कर लेंगे तो पूरा टर्मिनोलॉजी जो भी हिंदी में संविधान में आप पढ़ रहे हो उसका इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में कर लो आप। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही है? ये दो सब्जेक्ट में अगर आपने कर लिया तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको पीटी में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ज़रा सा चलिए देखो, इंडियन पॉलिटी का मतलब होता क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब होता क्या है। देखो कई जगह आपको मिलेगा बोर्ड पे लिखा हुआ, टीचर का नाम, फोटो और कक्षा प्रारंभ भारतीय राज्य व्यवस्था से। आखिर ये होता क्या है ज़रा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब होता है राज्य का निर्माण प्लस कार्य।
यानी भारत का निर्माण। भारत क्या है, राज्य कौन है हमारा? यूपी बिहार झारखंड नहीं, राज्य हमारा भारत है। भारत का निर्माण पढ़ेंगे, यानी राज्य का निर्माण। और राज्य काम कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी इसको इंडिया मान लो, मेरी बॉडी को, ये बॉडी बनेगी कैसे और ये बॉडी फंक्शन कैसे करती है? तो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम क्या है? आत्मा। ये बॉडी की अहमियत, और इस बॉडी तभी तक रेगुलेट हो रही है, चल पा रही है, जब तक इसमें क्या है? आत्मा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसी तरीके से भारत एक बॉडी है, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है ना काम करने के लिए, वो है संविधान है। वो क्या है? संविधान है। यानी भारत में कुछ भी होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? संविधान के अकॉर्डिंग होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में दो चीज़ का अध्ययन कीजिएगा आप। एक तो भारत बनेगा कैसे, और भारत काम कैसे करेगा, इसलिए पूरा का पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में दो चीज़ पढ़ेंगे हम, एक पूरा का पूरा संविधान और दूसरा भारत बनेगा कैसे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो, राज्य कहलाने के लिए चार आधार है, चार आधार होता है, तभी कोई किसी को हम आधुनिक राज्य कह सकते, आधुनिक राज्य कह सकते। नंबर 1, निश्चित भूभाग। भारत बनने के लिए क्या चाहिए हमें? निश्चित भूभाग चाहिए। फिक्स्ड लैंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लैंड चाहिए। अगर यहाँ पर निश्चित ना लिखे तो क्या राज्य बन पाएगा? तो मान लो ये बॉडी है, और ये बॉडी में मान लो कभी किसी का हाथ कट जाए, एक दिन पैर कट जाए, क्या आपको लगता है कि बच पाएगा वो? नहीं ना। तो राज्य के लिए निश्चित भूभाग जरूरी है। जैसे हमारा ये वाला जो मैप है, सिंबॉलिक मैप है, दिस इज़ नॉट द एप्रोप्रिएट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब तो ऐसा नहीं कि सुबह उठे तो ये भाग गया जी, ऐसा तो नहीं है, ये निश्चित होना चाहिए। नंबर 2, अब ये बताइए कि इसमें जनसंख्या का होना ज़रूरी है। अगर धरती वीरान पड़ गई तो कई आइलैंड जो है ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है, पर वहाँ जहाँ जनसंख्या नहीं है। तो इसलिए दूसरे पॉइंट पर क्या लिखना पड़ेगा हमें? जनसंख्या लिखना पड़ेगा। नोट करते चलिएगा आप लोग। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। अब ज़रा सा देखिए आप, यहीं से इसकी शुरुआत हो जाएगी। देखो यहाँ पे जनसंख्या है, ये सब इनको, इनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी शक्तियाँ होनी चाहिए जिससे ये सब के सब डरे। यानी टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द पीपल। आप लोगों को ऐसे ही छुट्टा छोड़ दोगे ना तो ये जानवरों से ज़्यादा खराब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम कौन करता है? इंसान या जानवर? इंसान करता है। तो इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी शक्ति हो जिससे हम सब आप डरें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और उनका नाम है सरकार। जैसे ट्रैफिक लाइट जलती है, हम रुक जाते हैं, रूल्स फॉलो करते, किसी की हत्या नहीं कर सकते, डर है क्योंकि सज़ा हो जाए। ये कौन रेगुलेट कर रहा है? ये सरकार रेगुलेट कर रही है। तो इसके लिए आपको चाहिए सरकार, चाहिए सरकार चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट करते जा रहे हो आप लोग? अब देखो, सरकार तो है, और सरकार कमज़ोर बन जाए तो ना तो घर के लोग डरेंगे। जैसे मान लो घर के मालिक ही कमज़ोर हो तो ना तो घर के मेंबर डरेंगे। तो जब घर का मेंबर नहीं डरेंगे ना तो बाहर वाला तो ऑटोमेटिक नहीं डरेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो राज ऐसा होना कि पावरफुल हो कि अगर कोई हमला करे तो जवाब दे उसका तरीके से, और कोई घर के अंदर बदमाशी करे तो उसको भी क्या करे? कंट्रोल करे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सरकार है तो देश को अपनी मर्जी से चलाए, अपने हिसाब से चलाए, ना कि किसी के दबाव में चलाए। जैसे 1947 से पहले हमारे देश में ये भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, और सरकार, ब्रिटिश सरकार भी थी।
पर ये सरकार किसके दबाव में काम करती थी, किससे रेगुलेट होती थी? ब्रिटेन से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमें क्या चाहिए ये ना ध्यान दे करके उसे क्या चाहिए उस पर ध्यान रहता था। बैठ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ, आगे आगे बैठे, यू आर फ्री। सोबिया आप ज़रा शिफ्ट होइए तो इधर, और रिमूव कीजिए बैग को, आप नहीं रखें इस पर, आप लोग बैग को हटाइए चेयर से। दिस इज़ नॉट द गुड बिहेवियर, प्लीज़ कंट्रोल इट। आई ऑलवेज emphasize दिस kinds of behavior, please. This is not the good habit. आप IAS बनने जा रहे हैं, आप IAS सोचिए कि IAS के लिए क्या ज़रूरी है, तो आदत में ज़रा बदलाव लाओ। घर नहीं है ये आपका। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत कुछ बदलना होगा, सिर्फ पढ़ लेने से थोड़ी होता है काम चलेगा। बहुत कुछ में परफेक्शन लाना पड़ेगा आपको। भीड़ है भीड़, आपको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा आपको। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यूपीएससी को 1000 स्टूडेंट भारत जैसे देश में मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बहुत कुछ सुधार करना है आपको। देखो, तो सरकार कैसा हो? संप्रभु हो। जब राज संप्रभु होगा तो सरकार भी स्वयं संप्रभु हो जाएगी। क्लियरली? यानी क्या हो? सोवरेन हो, संप्रभु हो। देखिए, भारत यही 4 चीज़ से बना है, और भारत अब क्या है? एक राज्य है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ये बॉडी को भारत मान लूँ थोड़ा देर के लिए, ये तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसमें डिसीजन मेकिंग कौन बॉडी है? ये वाला है, सर। तो इस पूरे 4 में देखोगे तो डिसीजन कौन लेता है बड़े लेवल पे? सरकार लेती है। अभी अगर मान लो ये कि भारत में कुछ भी हो, अगर भारत में मान लो तरक्की हो जाए भारत की, या भारत में कोई नुकसान पहुंच रहा हो, भारत कोई हानि पहुंच रही है, अगर कुछ अच्छा काम होता है तो क्रेडिट कौन लेती है? तो खराब अगर होगा तो हम किसको पकड़ेंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मान लो कि अव्यवस्था फैल जाए तो दोष किसको देते हैं? सरकार को देते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये वाला तीनों चारों जो पॉइंट हमने लिखा है ना, ये 2021 में पीटी में पूछा गया है, क्वेश्चन है यूपीएससी का। यूपीएससी में पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा साइड में सर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ज़रा सा ध्यान से समझेंगे आप चीज़ों को, एक एक चीज़ को आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। देखो, भारत बन गया ये, और भारत क्या है? राज्य है। और यूपी, बिहार, झारखंड ये सब क्या है? फेडरल स्टेट है, संघीय राज्य है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? संघीय को हटा करके और राज्य को याद कर लिया है। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब ये बताएं कि ये जो सरकार काम करती है ना, सरकार जो काम करती है, फंक्शन करती है सरकार, ये फंक्शन जो सरकार करेगी तो सरकार कार्य करती है। सरकार का काम क्या है? कार्य करना है ना। तो सरकार तो मनमाना भी कर सकती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सरकार मनमाना ना करे, नियम के अनुसार काम करे। इसके लिए हमने देश में क्या बना दिया है? संविधान बना दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको क्या पढ़ना पड़ जाएगा फिर? संविधान पढ़ना पड़ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? अब सरकार जो कुछ भी करेगी किसके अनुसार करेगी? संविधान के अनुसार। अगर सरकार खांसती भी है ना तो किसके अनुसार खांसेगी? हाँ, अगर सरकार सोती भी है तो, इसको तुम गांव के लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, तो इस पूरा का पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा। लेकिन संविधान को पढ़ने से पहले ज़रा सा जान तो लें कि आखिर ये होती क्या है सरकार। सरकार कहते किसको है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये मान के चल रहा हूँ कि आप कोरा कागज़ है और आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए एक एक स्टेप को पढ़िएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हेडिंग ज़रा डाल दीजिए, सरकार। सरकार क्या डालेंगे हम लोग? हेडिंग सरकार डालते हैं। हेडिंग सरकार। सरकार कहते किसको?
कोई दिक्कत? देखो सरकार है ये, गवर्नमेंट। दो लाइन हम लोग लिख लेंगे पहले, है ना। यह राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली एक संस्था है। जिसके 3 अंग हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेजिस्लेचर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लिख लिया ना डेफिनेशन। आप चलते फिरते किसी पढ़े इंसान से पूछिए ना कि सरकार क्या है, नहीं देगा जवाब। अगर दे दिया ना तो फिर आके बताना कि हाँ देखिए सर आपने जो है गलत बोला था। पढ़े लिखे इंसान से पूछिए जो एमए कर रखा है, ग्रेजुएट, नहीं बताएगा आपको, सिस्टम से नहीं बताएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सरकार क्या है तो सब यही कहेगा जिसको हम चुन के भेजते हैं। तो क्या न्यायपालिका में चुन करके भेजते हैं? नहीं ना। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो पहले ज़रा सा इस स्लाइड पर आ जाइए आप, तो समझ में आएगा। सरकार ये पार्ट किसका है, तो काम किसके लिए करेगी, और राज्य के लिए काम कौन करेगा? राज्य किसके लिए? जनता के लिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत? तो देखो यह राज्य के उद्देश्यों, क्योंकि राज्य का हिस्सा है तो किसके उद्देश्यों की पूर्ति करेगा? ये राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली संस्था है। सरकार किसी इंसान का नाम नहीं है। सरकार किसका नाम है? संस्था का नाम है। तो अब ये बताइए कि जो हम लोग बोलते हैं मोदी सरकार और मनमोहन सरकार, मनमोहन सरकार, तो क्या ये शब्द वैलिड हैं? सरकार किसका नाम है और यहाँ किसका नाम है? ये इंसान का नाम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप ये बताइए, यही रीज़न है कि बुरा लग गया किनको? न्यायपालिका को। कहा प्राइम मिनिस्टर तो न्यायपालिका में आके नहीं बैठते, उनका कोई नाता नहीं है यहाँ पे। तो फिर ये मोदी सरकार कहना, मनमोहन सरकार कहना, ये अनुचित है। इसलिए औपचारिक भाषा में ये बात नहीं कही जाएगी। तो क्या कहा जाएगा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, केंद्र सरकार। यही रीज़न है कि आपको मेंस की कॉपी में मना किया जाता है कि आप ऐसे नहीं लिखें उत्तर में कि मोदी सरकार के द्वारा उठाया गया कदम। नो, भारत सरकार के द्वारा उठाया गया कदम, केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया कदम। चाहे कितना बड़ा भी आप भक्त क्यों नहीं है सरकार के, आपको कंट्रोल भक्ति पर करना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो नाम से नहीं पुकारेंगे किसी को। किसको पुकारेंगे? भारत सरकार, केंद्र सरकार। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि सरकार में कौन शामिल है? न्यायपालिका भी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इसका काम क्या है? राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति करना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और राज्य का उद्देश्य क्या है? तो जन कल्याण, जनता का विकास, सबका साथ सबका विकास। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गई? चलें आगे। अब देखो
विधायिका में सबसे टॉप पर हमारे देश में जानते हैं कौन है? संसद है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? तो देखो बाबू, जरा सा देखना, ध्यान से देखना। ये क्या है? हमारा संसद भवन है। ऐसा ही है क्या, या गलत बना दिया हूँ? क्या बनाया हूँ जी? गलत है या सही है? इसका मतलब है, आप पता है, संसद का उद्घाटन देखें, अगर कोई पूछ दिया रास्ते में कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, संसद गोल है, सर्किल में है, त्रिकोणीय है? त्रिकोणीय है ना? ये कितना कोण बना दिया हूँ? 4 कोण है। तो कॉन्फिडेंट नहीं है आप, मैप भी नहीं क्लियर है, संसद का नक्शा भी क्लियर नहीं है। दुबे जी, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। बिजी चल रहे हैं आजकल आप, शेड्यूल कहीं फिक्स हो गया है क्या? देखो, तो हमारा संसद जो है ना, वो त्रिकोणीय स्तर पे बना हुआ है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब इसमें कितने हाउस बनाए गए? एक लोकसभा, दूसरा, तो अगर मोदी जी का दिल करता कि नहीं 4 सभा बनाना है अब, तो क्या वो बना सकते थे? क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि संविधान में कितने हाउस की बात है? बिल्डिंग का नक्शा बदल सकते हो, गोल से त्रिकोणीय बना सकते हो, 4 कोना बना सकते हो, पर हाउस कितना बनाना होगा? ऐसा कौन कह रहा है? संविधान। इसीलिए सरकार मनमाना नहीं कर सकती है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गई? तो देखो बाबू, संसद है, और संसद का निर्माण किससे हुआ है? 3 चीज से हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति। तो जरा सा देखिएगा, ये क्वेश्चंस जो है ना 2018 के पीटी में है, यूपीएससी के पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, कि संसद निम्नलिखित से मिलकर बना है। आपको पीछे दिख रहा है? पीछे अगर नहीं दिख रहा तो सीट आगे खाली है, अगर आप चाहें तो शिफ्ट हो सकते हैं, एज यू लाइक। कंफर्टेबल हैं आप वहीं पर? मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, आवाज़ ले करके जाएं, समझ के जाएं। ऐसा ना हो कि फीडबैक में बोल दें कि सर बहुत धीरे बोल रहे थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखिएगा, ये तीनों मिलकर के क्या बनाया है? इसमें हेड कौन है? राष्ट्रपति है। अब देखो, राष्ट्रपति क्या है, किसका हिस्सा है? संसद का है। संसद अगर चलेगा नहीं ना, तो चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो अगर संसद का हेड कहा जाए ना, तो कौन होगा? राष्ट्रपति है। तो संसद का उद्घाटन किनको करना चाहिए था? तो कोई बताएगा तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, यानी घर का मालिक आप हैं, पर उद्घाटन में आप नहीं रहिएगा। ऐसा हुआ है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई बात नहीं। देखो, लोकसभा में, देखो इसका नाम ही है लोकसभा। लोकसभा का मतलब जनता की सभा, और यहीं पर हमारे जनप्रतिनिधि क्या होते हैं? चुन करके जाते हैं। जनप्रतिनिधि, यस, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। आप आगे भी आ सकते हैं, चेयर्स खाली हैं, आप आ जाइए, आगे बैठ जाइए। आप उधर शिफ्ट हो जाओ बाबू, जरा सा। और बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए इधर, बिल्कुल। थोड़ा सा जाने दो उनको। कल से मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ कि एक सीट छोड़ करके और आप बैठे हुए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, और नहीं तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा आप लोगों को। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आज बस माफ़ है, मैं थक चुका हूँ, यकीन मानिए थक चुका हूँ, और आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि सुधार तो कर लो। बोलना कितना पड़ रहा है, आप लोग गवाह होंगे 2-3-4 स्टूडेंट इस बात कि लास्ट का चेयर खाली और फिर बैठ जाते हैं। मैं हर चेयर से दिखूँगा, हर चेयर से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और छूटेगा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। छूट जाएगा तो फिर ये अपराध होगा हमारे लिए। देखिए, जनप्रतिनिधि, ध्यान देंगे आप, लोकसभा में कौन जाते हैं? जनप्रतिनिधि। हमारे पीएम यहीं चुन करके गए हुए हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
और जिनकी यहाँ पे बहुमत आता है वो सरकार बनाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्या लोकसभा को केवल सरकार कह दें? नहीं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? गुड। इसीलिए सरकार में केवल प्रधानमंत्री नहीं है, सरकार में सभी लोग शामिल हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सरकार क्या है? एक संस्था का नाम है, सरकार किसी इंसान का नाम नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इस संस्था का क्या है काम? राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति करना। और राज्य का उद्देश्य निर्धारित किससे होगा? संविधान से होगा। तो संविधान जो कहेगा भारत के लिए, सरकार को वही करना होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए सरकार जो कुछ भी करती है किसके अनुसार करेगी? संविधान के अनुसार करेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ तक? अब आते हैं देखो कार्यपालिका पर। इसको एक एक चीज़ ऐसे पढ़ना, आप यकीन मानो नोट्स की अहमियत कम होना चाहिए। आपके सब के सब पॉइंट्स ब्लड में होना चाहिए, ब्लड में। अगर हाथ कट जाए ना, पैर कट जाए ना, अगर सर कट जाए तो उससे भी क्या निकले? संविधान। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इतना यानी आप उसको समझना है, क्योंकि ये जी रहे ना, हमारा जीने का तरीका ही संविधान से निर्धारित हो रहा है। सबसे पहले ऊपर में कौन आएगा? राष्ट्रपति। उसके बाद कौन? उपराष्ट्रपति। इसके बाद कौन? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद आता है। और मंत्री परिषद का हेड जो होगा ना, वो होते हैं पीएम होते हैं, पीएम होते हैं। समझ में आ रही बात? और नीचे आएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी। महा का मतलब बड़ा, न्याय का मतलब इंसाफ, और वादी का मतलब बोलने वाला। यानी सरकार पर अगर केस कर दोगे तो सरकार का जो वकील, सबसे बड़ा वकील अगर कह दूं दूसरे शब्दों में, उसी को क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए सरकार में कितने लोग शामिल हो रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक ही? अब देखो जुडिशरी में आते हैं जरा हम। जुडिशरी हमारा इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका अपनाया गया। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या होगा? एससी, एससी मतलब, एचसी मतलब, और एलसी मतलब लोअर कोर्ट। क्लियर हो गई? एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका। इस चीज़ को जरूर नोट कीजिएगा सर। आप लाइफ की वैलिडिटी है, पर इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड है। आपके ग्रैंड सन भी अगर यूपीएससी की तैयारी करेंगे ना, तो उनके लिए भी ये वैलिड रहेगा। ये वाली लाइन, हम खत्म हो सकते हैं, देश नहीं खत्म होगा, संविधान खत्म नहीं होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको सजा करके अलमारी में रख सकते हो, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर के लिए भी। दैट इज़ मोर वैल्यूबल आई थिंक। ओके। चलें आगे। चलें जी आगे। गुड। अब देखो मूव करेगा हमारा टॉपिक, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड करके पीछे आपको ले चलता हूँ और यहाँ ज़रा सा दिखाते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? इंडियन पॉलिटी। और इस जो पढ़ेंगे ये दोनों में आएगा, पीटी और मेंस दोनों में। इसलिए हमारा आइडियाज़ दोनों पर फोकस करना चाहिए, पीटी के भी क्वेश्चंस और मेंस के भी क्वेश्चंस। समझ में आ गई बात? अब देखो इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का मतलब होता क्या है? राज्य का निर्माण प्लस कार्य। कार्य कैसे करेगा? संविधान के अनुसार। राज्य बनेगा कैसे? तो इन चार चीज़ों से, जिनमें से हमने देखा क्या? सरकार के बारे में। यानी राज्य को चला कौन रही है? सरकार। सरकार क्या अपनी मर्जी से चलाएगी? तो उसके लिए क्या है? संविधान है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सरकार कहते किसको हैं वो जरा देख लिया क्लियरली। अब जरा देखेंगे कि संविधान किसको कहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जरा हेडिंग डालते हैं, संविधान। हेडिंग जरा डालिए, संविधान।
संविधान, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो हम हर जगह बोलते हैं, सारे जहाँ भी जाता हूँ मैं इस बात को हमेशा फोकस करता हूँ कि आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ज़रा सा समझ जाइएगा। इसी अप्रोच को यहाँ पर लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो ना, तो नॉलेज के लिए कितनी बिल्डिंग है? 3 बिल्डिंग की ज़रूरत है। दीज आर द नॉलेज बिल्डिंग, इसको बोलते हैं नॉलेज बिल्डिंग। पहली जो बिल्डिंग है ना ज्ञान की है, वो है इंटरेस्ट बिल्डिंग। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में तो बात समझ में आएगी, और समझना को क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट यू कैन डेवलप योर कॉन्सेप्ट। अगर दिल ही नहीं लगेगा पढ़ने में तो क्या समझ में आएगा? तो देखो, कभी किसी दिन आप लोग जब डिस्टर्ब रहते हो तो कितना भी पढ़ लो किताब खोल करके, समझ में आता है? नहीं आता। और ये सबके साथ होता है। डू एग्री और नॉट? तो इंटरेस्ट नहीं तो बात समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले काम क्या करना है? हमें इंटरेस्ट लेना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभिरुचि होना चाहिए। तो आप देखोगे आज अगर जो डेमो में बैठे हुए बच्चे, तो उनका इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज में जाना, तो आप मुखर्जी नगर में अगर नीट निकालना होता तो कहाँ होते? कोटा में होते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सब कुछ आपके इंटरेस्ट से तय होगा। अब देखो, लास्ट जो बिल्डिंग है ना, वो है फैक्ट्स बिल्डिंग। क्या है? फैक्ट्स बिल्डिंग। ये अंतिम बिल्डिंग है नॉलेज की, लास्ट बिल्डिंग। पर देखोगे अनफॉर्चुनेट हम लोग करते क्या हैं, इसको ज़रा सा देखिएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, वनडे एग्ज़ाम लाइक एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे एक्सेट्रा, दे डायरेक्टली वर्क्स ऑन फैक्ट्स बिल्डिंग। डायरेक्टली काम किस पर करता है? फैक्ट्स पर। तो वो याद करेगा कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितना दिन में लिखा गया। पूछ दीजिए किसने लिखा, तुरंत बता देगा। कितना अनुच्छेद है, तुरंत बता देगा। लेकिन पूछ दीजिए है क्या, तो नहीं बताएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर कोई छात्र सीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, सीएस एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इसको क्या बोलते हैं? सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। और अगर ये एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, यानी मैं कहूँ क्रैक, तो क्रैक तभी कर पाओगे जब आप मेंस में अच्छा करोगे। किस में? और इंटरव्यू में अच्छा करोगे। क्योंकि रैंक आपका किस पर बनेगा? मेंस और इंटरव्यू पे। पीटी इज ओनली क्वालिफाइंग। लेकिन फिर भी देखो कितना हर्डल बना हुआ है ना। बहुत मेहनत पे मेहनत करते हैं बच्चे, पास नहीं करते। तो देखो क्यों नहीं पास करते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है कि उसके पास ये नहीं है। जो बोल रहा है कि पीटी में फेल कर रहे हैं ना यूपीएससी में, तो आप समझ जाना कि वो कॉन्सेप्ट नहीं है उसके पास मेंस का। कोई कहता मेंस बहुत स्ट्रांग है, झूठ है, झूठ, बिल्कुल सरासर झूठ है ये बात। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो जिसका कॉन्सेप्ट रहेगा ना, 40-43 क्वेश्चन जनरल का गया, 43 पिछले साल, इस बार तो जाएगा 40 क्वेश्चन, मेरा ऐसा अनुमान है। इतना भी नहीं बना पाए 100 में, तो वो कहेगा हम तो मेरा लक खराब है। लक कहाँ से आ गया? लक वहीं तक काम करता है जहाँ पर बॉडी सही सलामत एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? वो लक उसको कहते हैं कि एग्ज़ाम देने जा रहे थे, एक्सीडेंट कर गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? या एग्ज़ाम का कल एग्ज़ाम है और रात में कोई देहांत हो गया, उनका सगा संबंधी जो है जिस पर वो डिपेंड था, उसको बोलते हैं लक खराब होना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ज़रा सा देखो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है। मेंस का जो नेचर है ना, वो क्या है? रिटेन बेस्ड है। और दुनिया का कोई भी रिटेन एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है? कॉन्सेप्ट डिमांड करता है। अगर लिखने की बारी कहीं पर भी आएगी ना, तो आपको अगर समझ नहीं है तो लिख पाओगे आप? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे भारत महान है, एक फैक्ट है, एक जानकारी है, लेकिन महान क्यों है कह दो लिखने के लिए तो फंस जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? गरीबी यहीं, भूखमरी यहीं, सारी समस्या यहीं, फिर भी हम महान हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये क्यों लिखा था किसी ने, जबकि सारी समस्या, बहुत सारी समस्या यहाँ पे है कि नहीं है, फिर भी हम महान है। दुनिया में सबसे अच्छा कंट्री कौन है? जहाँ से अच्छा
जहाँ मतलब पूरी दुनिया में, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कॉन्सेप्ट चाहिए। देखो अगर आपको ना अभी कह दे कि कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखो, तो लेटर भी लिखने का एक हुनर चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या लेटर लिख पाएगा सब? तो देखो अगर मान लो गांव गए और गांव के लोगों ने कहा कि आप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखिए गांव की समस्या के संदर्भ में, जितने पढ़े लिखे लोग मिलेंगे गांव में, या शहर की बात भी कर रहा हूँ, 95% भाग जाएगा, साइड हो जाएगा। देखना यार, खाली कह दो कि ज़रा एक पत्र लिखो सीधे मुख्यमंत्री को, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, साइड पकड़ जाएगा। मेरे गांव में एक FIR लिखने के लिए कहा गया ना, तो एक डॉक्टर हैं, कहा मेरे को हिंदी नहीं आती, तो मैंने कहा अंग्रेजी में लिख दीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मेरे को पता था कि ये वहाँ भी फंसेगा, ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए इनको टॉर्चर कर रहे थे, ताकि इनको बताए गांव वाले को, देखो ये पढ़ा तो ज़रूर है पर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए कौन फिट बैठेगा? जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया, कुछ भी लिखवाओ, FIR क्या, पूरा भारत के बारे में लिख देगा वो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, वो सब कुछ पढ़ा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और पता है उसी मीटिंग में मेरा छोटा भाई पढ़ता है BS फर्स्ट ईयर में, मैंने कहा उसको अलाउ किया कि देखो लिख के बताओ सबके सामने, और उठा वो लिख दिया। क्यों? क्योंकि उसको आइडियाज़ पता है, कॉन्सेप्ट चाहिए लिखने के लिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखिए अगर आप कुछ भी एग्ज़ाम में लिखोगे बाबू, तो लिखने के लिए कॉन्सेप्ट ले करके जाना पड़ेगा एग्ज़ाम में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखिए आपके पास दो तरीके का छात्र है, अब इसको आप ऐसे समझिएगा, आपके पास दो तरीके का छात्र है। एक छात्र इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा और एक छात्र इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा। ये कहाँ से काम करेगा? फैक्ट से। आप कहाँ से काम करेंगे? इंटरेस्ट से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यही हो जाएगा दोनों के पढ़ने के तरीके में अंतर, डिफरेंसेस आ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो ये पंखा, ये ट्यूबलाइट, ये जो देख रहे हो ना ये बोर्ड, ये सब फैक्ट्स है। ये तभी लटकाया गया है जब पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। तो जिनके पास कॉन्सेप्ट नहीं ना, तो उनके पास ये वाला भी अच्छे तरीके से नहीं रहेगा। यही रीज़न है कि ये बार बार याद करता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो चलें आगे हम लोग। देखो एक बात समझाते हैं। अगर मुझसे कोई कहता है ना कि सबसे बेहतरीन ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन है, तो मैं आंख बंद करके जानते हैं क्या कह देता हूँ कि आप मैथमेटिक्स ले लो। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स में, तो क्या वो उनका कॉन्सेप्ट आएगा? तो जब कॉन्सेप्ट नहीं तो मेंस नहीं, जब मेंस नहीं तो सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं करेगा। तो देखो आपने सुना है श्रुति शर्मा का नाम, जो लास्ट ईयर बैच के टॉपर थी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उनका ऑप्शनल जानते हैं क्या था? हिस्ट्री था। देखो गांव में आज भी कोई हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करता है ना, तो उनको लोग समझते हैं लो ग्रेड का स्टूडेंट, और कोई IITN करता है ना तो उसको समझता है कि वाह क्या छात्र है। लेकिन देखो टॉप कौन कर रही है? एक हिस्ट्री रख करके। तो देखो हम हमेशा हर जगह जहाँ जाते हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर की एक बात मुझे बहुत पसंद आती है, और मैं हर जगह बोलता हूँ ये बात को। और मन की बात में वो कह रहे थे एक बार कि अगर किसी को घास काटने का हुनर हो जाए ना, तो एडन गार्डन जो कोलकाता में ग्राउंड है, वहाँ से कॉल आएगा कि सर 1 करोड़ का ठेका है, घास की कटाई करनी है, क्योंकि वर्ल्ड कप होने वाला है। और ये घास की कटाई चारा डालने के लिए करते हैं जानवरों को। दोनों तो घास ही काट रहा है, पर दोनों के स्किल्स में क्या है? फ़र्क है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई भी चीज़ अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, तो आप UPSC में टॉप कर सकते हो। इसलिए सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप कॉन्सेप्ट कितना आपके पास। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सब्जेक्ट कुछ भी हो, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ब्लेम किस पर डाल दोगे? कभी सब्जेक्ट पर, तो कभी लक पर, तो कभी परिस्थितियों पे। नो, आपको कॉन्सेप्ट डिमांड करता है, कॉन्सेप्ट के लिए इंटरेस्ट चाहिए। अब जरा सा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये संविधान, लेकिन ये भूमिका क्यों बना रहा हूँ? ताकि इसको पढ़ने का तरीका समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखिएगा जरा सा ध्यान से इधर। मान लो कि ये हमारा GS पेपर मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। GS में कितने पेपर होते हैं? GS में कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं।
बात समझ में आ गई? तो देखो, मुझे क्वेश्चंस देना पड़ेगा, एक जगह टेस्ट होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, तो मैं 2 मिनट लूँगा थोड़ा समझाने के बाद, तब तक नोट कीजिएगा, मैं क्वेश्चंस दे दूँगा फिर आपको क्लास आगे ले चलेंगे, ठीक है? तो आपको लोगों का टेस्ट नहीं है, दूसरे लोगों का इंग्लिश मीडियम में टेस्ट होगा, तो उनका क्वेश्चंस देना है। देखिए, ये जीएस का जो है ना वो हिस्ट्री, इसमें क्या है जी? हिस्ट्री, इसमें क्या है? पॉलिटी, और इसमें क्या है? इकोनॉमी, है ना, और इसमें इथिक्स है। इस बात को बस समझ जाना ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। देखो, अगर कोई छात्र इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट है, क्या है? ग्रेजुएशन कर रखा है, किससे? इकोनॉमिक्स से, और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है इकोनॉमिक्स में वो, लेकिन दे डू नॉट हैव द इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, तो क्या लगता है कि जीएस फर्स्ट में लाएगा वो नंबर? नहीं लाएगा। इसका बेहतरीन नमूना आपके सामने ये खुद इंसान है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरा इकोनॉमिक्स नहीं रहा है, दूसरा सब्जेक्ट रहा है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं आया था, और इसके लिए रीज़न क्या होता है कि आपको ड्रॉबैक देखना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए यूपीएससी कहती है कि वेदर यू आर द टॉपर फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, या यू आर IITian, यू आर मेडिकल टॉपर, इट डजेंट मैटर, द सिलेबस हैव बीन डिटरमाइंड बाय द सिविल सर्विसेज, यू मस्ट हैव द इंटरेस्ट एंड द कॉन्सेप्ट। क्लियरली, जो सिलेबस है ना, इसमें आपकी समझ होनी चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करने से काम नहीं चलेगा। यही रीजन है कि देखोगे सिंपल BA पास स्टूडेंट निकाल देता है, इग्नू से पास, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन से पास। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और देखोगे कोई कहेगा कि हम BHU का टॉपर हैं, तो देखोगे PT नहीं निकलेगा उसके। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप कितना टॉप किए हैं स्कूल में। लोग जैसे आते हैं ना यहाँ पे इंक्वायरी वगैरह में, कहते हैं बहुत स्कूलिंग बहुत बेहतरीन रहा है, स्कूल टॉपर रहा है, कॉलेज टॉपर रहा है। हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक्सपीरियंस यही कहता है हमारा कि जो सामान्य छात्र रहा है ना, वही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है सिविल सर्विसेज में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको ना, आपका अगर दिल नहीं लग रहा पढ़ने में ये सब चीज़, तो पहले लगाइए, इंटरेस्ट लीजिए। मजबूरी है अगर IAS करना चाहते हो तो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि ये सब में नहीं लोगे तो नंबर्स नहीं आएंगे आपको। तो सबसे पहले देखो क्या करना है। अगर संविधान पढ़ने जाएंगे तो क्या लेना है हमें? फैक्ट्स पढ़ना है या इंटरेस्ट पे काम करना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो चलें आगे हम लोग। तो देखो, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको संविधान। आज की हमारी क्लास की शुरुआत है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस ओनली 2 मिनट्स, जस्ट आई एम गोइंग टू। तो हम लोग क्या करना है? इंटरेस्ट पर काम करना है। कहाँ पे? संविधान पे। तो संविधान पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। बोर तो नहीं ना बन रहे हैं आप लोग? बोर बनिएगा तो छोड़ देंगे वहीं पर, ठीक है? इंटरेस्ट पे काम करना है। बिल्कुल ले सकते हैं आप, बिल्कुल। देखो, संविधान होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या है। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है। इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है। संविधान एक प्रकार का क्या है? दस्तावेज है। इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। आखिर इस दस्तावेज में बात क्या कही गई है? तो नंबर 1, शासन के नियम हैं। शासन के नियम हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं रूल ऑफ गवर्नेंस। हाउ टू गवर्न द कंट्री, देश चलेगा कैसे, ये बात कहाँ मिलेगी लिखी हुई आपको? संविधान में मिलेगा।
क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? देश चलेगा कैसे? देश चलाता कौन है? सरकार चलाती है। देश चलेगा कैसे ये तो पता चल गया। देश चलाएगा कौन? तो सरकार चलाती है। सरकार अमेरिका में भी है और सरकार इंडिया में भी है, पर वहाँ पर पावर राष्ट्रपति को है और यहाँ पर पावर किसको है? प्रधानमंत्री को। इसका मतलब सरकार तो दोनों जगह है, पर सरकार की प्रकृति में क्या है? अंतर है। नेचर ऑफ गवर्नमेंट में चेंजेज आ रहा है यहाँ पर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पॉइंट नंबर 2 में ज़रा सा देखोगे, सरकार की प्रकृति, सरकार की प्रकृति, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिएगा, संविधान केवल शासन के नियम और सरकार के बारे में नहीं पता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गई? इस बार का पीटी में जाकर के देखना क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान को कौन सा ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन दिया है 4, जो संविधान को बेहतर तरीके से परिभाषित कर रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? यानी पूछा है कि संविधान है क्या। कितना बेसिक क्वेश्चन है, और पता है बच्चे फंस गए। क्यों? क्योंकि ये समझ का खेल है। कॉन्सेप्ट नहीं तो यूपीएससी नहीं निकलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और एसएससी वगैरह में क्या याद है तो निकलेगा, याद नहीं है तो नहीं निकलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर यूपीएससी के एस्पायरेंट को ग्रुप डी में बैठा दोगे तो फेल कर जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो है अलग है। तो देखना बाबू, ये संविधान सही मायने में तभी संविधान कहोगे जब जिसमें जनता के अधिकार की बात कहते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो जनता के अधिकार, जनता के अधिकार, मेरी हिंदी समझ में आ रही है आप लोगों को? और ये जो अधिकार है ना, वो सुरक्षित है, सुरक्षित है, यानी दैट इज इन द गारंटीड, गारंटीड है। द राइट्स ऑफ पीपल बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? द राइट्स ऑफ पीपल। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में याद, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा। जनता के अधिकार सुरक्षित है, सुरक्षित है, यानी नोबडी विल टेक अवे योर राइट्स फ्रॉम यू। कोई नहीं छीन सकता, इतना सुरक्षित है, कोई नहीं छीन सकता। अगर आप भी चाहोगे ना कि हम अपने राइट्स को गिव अप कर दें, त्याग कर दें, तो त्याग नहीं कर पाओगे। इसको आप ऐसे समझो, संविधान कहता है कि आपको जीवन जीने की आज़ादी है, मरने की नहीं है। इसलिए आत्महत्या करना भारत में क्या है? अपराध है। जीवन अपना है, समाप्त कर लीजिए। कौन होता है बोलने वाला? बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या अपना जीवन को समाप्त कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। तो देखो, पहले के ऋषि मुनि वगैरह क्या करते थे? समाधि लेते थे, जल समाधि, भू समाधि, जिंदा में। श्री राम क्या किए थे? पुरुषोत्तम श्री राम जल समाधि लिए थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन अगर आज का कोई ऋषि मुनि अगर दिल उनका कर गया कि समाधि ले लेना है जिंदगी में, तो क्या पुलिस करने देगी? प्रशासन नहीं। आप नेचुरल डेथ हो जाए तो फिर समाधि ले सकते हो आप। इसी तरह से देखो कि कोई पॉल पर चढ़ जाता है। आपने वो मूवी देखी है जिसमें बसंती बुलाती है किसको? कौन मूवी थी उसका? शोले। शोले। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पुलिस देखो उतारने की कोशिश करेगी। डू यू एग्री और नॉट? तो देखो, संविधान हर इंसान की ज़िंदगी से जाके जुड़ा हुआ है और उसको गारंटी कर दिया है, लाइफ को गारंटी कर दिया है। ये बात आपको फील करना है, फील करना है। ये पढ़ने से नहीं चलेगा काम। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि देश का संविधान कितना हर इंडिविजुअल के साथ जाके जुड़ चुका है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन कौन ऐसा इंसान होता है जो अपने राइट्स को त्याग करना चाहे? वो शायद ही कोई हो, एक्सेप्शनल हो। लेकिन जब सरकार तानाशाह हो जाएगी ना, तानाशाह, तो आपके राइट्स ऑटोमेटिक वो छीन लेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्पोटिक, इसको डिस्पोटिक, तानाशाह। सरकार तानाशाह होती कब है?
कि जब पूरी शक्तियाँ किसी एक के हाथ में क्या कर दीजिए आप, सैचुरेटेड कर दीजिए, दे दीजिए एक ही इंसान के पास, तो वो सरकार क्या हो जाएगी, तानाशाह। आप लोग में से कितने लोग लाल किला दिल्ली में घूमे हैं, दिल्ली हो या आगरा हो, कितने लोग घूम चुके, उतने जो लोग घूम चुके हैं आप लोग, गए हैं आप लोग, वेरी गुड। तो देखो कि मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ उसको समझना है आपको। लाल किला गए होंगे तो एक बिल्डिंग मिली होगी जिसका नाम है दीवाने आम, लाल कलर की होगा, और चबूतरा बना हुआ था, बादशाह आकर के वहाँ पर बैठते थे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनना, बाद में वेरीफाई करना जब घूमने जाना तो, ठीक है। तो दीवाने आम में जब आम जनता खड़ी होती थी ना, तो बादशाह न्यायाधीश के तौर पर फैसला सुनाता था, राइट और रॉन्ग। और एक जगह मिला होगा वाइट मार्बल का बना हुआ, उसका नाम है दीवाने खास। तो दीवाने खास का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ खास लोगों के साथ बादशाह कानून बनाते थे, कानून। देखो, चीफ जस्टिस वही था, लॉ मेकर वही था, सब कुछ एक ही इंसान था। ऐसा इंसान क्या हो जाता है, तानाशाह हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जरा सा देखना, अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अलग है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलग है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? प्राइम मिनिस्टर अगर गलती करेगा तो उनके खिलाफ भी केस कर सकते हो, कहाँ, न्यायपालिका में। और अगर कोई जज बदमाशी करेगा ना, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको हटा सकता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पर उस वक्त बादशाह को कोई हटा सकता था? जब तक जिंदा है तब तक शासन करेगा, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, 2 नहीं 3 मिनट आप लीजिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो, सरकार तानाशाह हो जाएगी तो आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या डिसाइड किया कि कोई तानाशाह ना पैदा हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, शक्तियों का ही बंटवारा कर दिया। ना रहेगी शक्ति किसी एक के पास, ना कोई तानाशाह होगा। तो उन्होंने क्या किया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया, शक्तियों का बंटवारा। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। बात समझ में आ गई? सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं। देखना जरा बाबू, डिवीजन ऑफ पावर नहीं बोले अंग्रेजी में। अगर डिवीजन लिख देंगे ना, अंग्रेजी में यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है, सेपरेशन और डिवीजन में। हिंदी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पर आप बढ़त की स्थिति में। देखो, डिवीजन का मतलब होता है पावर ऊपर से घट के नीचे जाए, जैसे पिता से घट के पावर पुत्र में जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन। और भाई भाई में जो बंटवारा होते हुए देखा है आपने, नहीं देखा है, उसको बोलते हैं सेपरेशन। देखते नहीं, लोग बोलते हैं हम अपने परिवार से सेपरेट रह रहे हैं। डू यू एग्री और नॉट? तो दीवारें जब भाई भाई में जब खींच जाती है ना, तो इस रूम से वो उधर नहीं जाएगा, उधर से वो इधर नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं क्या, सेपरेशन। यानी प्राइम मिनिस्टर अगर सुबह में उठ गए और उनका दिल किया कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है, तो क्या बन पाएंगे? दीवारें खींची हुई हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी ही कैन नॉट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। और अगर चीफ जस्टिस को लगा कि आज तो पीएमओ में जाके बैठना है, प्राइम मिनिस्टर को हटा के उनके चेयर पर बैठ जाना है, क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दीवारें क्या हो गई है? तो बंटवारा जब भी होता है ना, तो देखोगे 1-2 साल तक तो खूब चलता है टशन सभी में, जबकि एक ही माँ बाप से क्या होते हैं, पैदा होते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा देखा है कि नहीं, फील किया है कि नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल फील करोगे, और आगे आप भी करोगे यही काम, चिंता मत कीजिए। ठीक है? तो देखो, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। लेकिन हमारे देश में हर 5 साल पर जानते हैं क्या होता है, चुनाव होता है। और इस चुनाव में देखोगे कई पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव मैदान में होती है कि नहीं? और सभी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा अलग अलग होते हैं। और देखोगे चुनाव मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप देखना, इमेजिनेशन करना कि चुनाव में ऐसा ही होता है। कोई हिंदुत्व की बात, कोई मुस्लिम की बात, कोई यादव की बात, कोई एससी की बात, कोई एसटी की बात, ऐसा करते हैं कि नहीं? आप महाराष्ट्र में जाओगे ना, तो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है मराठी की बात करती है। मराठी की बात किसकी बात करती है? मराठी की बात। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसी तरीके से आप साउथ इंडिया में जाइएगा, इसी तरीके से कहाँ जाना है आपको? साउथ इंडिया में जाएंगे आप। तो साउथ इंडिया में जब जाओगे
तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही है तेलुगु देशम। तेलुगु देशम, तेलुगु दैट इज़ लैंग्वेज, देशम दैट इज़ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है क्षेत्र। क्षेत्र समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जो बताइए तेलुगु क्षेत्र की बात करेगी, तेलुगु भाषा की बात करेगी, वो हिंदी की बात करेगी? नहीं करेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखोगे चुनाव में ना जितने राजनीतिक दल हैं सबके विचारधारा जो है ना वो किसी का जाति, किसी पे का धर्म, किसी की भाषा, किसी के क्षेत्र पर आधारित है। अब इमेजिनेशन करो कि उनमें से कोई एक चुनाव जीत जाए जिनके विचारों में आक्रामकता ज़्यादा हो, एग्रेसिवनेस ज़्यादा हो, कट्टरता ज़्यादा हो, तो व्हाट विल हैपन विद अदर पर्सन? दूसरे लोगों के साथ क्या होगा? वो कुचल देंगे। फिर हमारे संविधान निर्माताओं को ये बात उसी वक्त पता हो गई थी जो अभी देश में चल रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे फिल्म का जो डायरेक्टर होता है ना, फिल्म बनाने से पहले माइंड में क्या करता है, उसको देख चुका है, तभी तो शूटिंग करता है ना उसी के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने डिसाइड किया कि चाहे सरकार किसी की भी हो, XYZ, जैसे ही वो सरकार बनाएंगे तो सरकार जो चलेगी ना वो संविधान के अनुसार, और संविधान ही कहता है सबका साथ सबका विकास। नाम सुना है ना इसका? आखिर हर चुनाव के बाद प्राइम मिनिस्टर ये बात क्यों कहते हैं कि मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास पे काम करेगी? तो इसको देखो, समझिएगा आप लोग। प्राइम मिनिस्टर की पार्टी कौन सी है? अब ये भी नहीं पता हो तो मेरे को लगता है कि फिर आप एक अपराध कर रहे हैं। आई एम राइट रॉन्ग? बीजेपी, बोलिए बीजेपी कॉन्फिडेंस के साथ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। और वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? अब ये तो कहाँ से लड़ते हैं? कहाँ से जी? आप बताइए कहाँ से लड़ते हैं? नहीं पता है? कितना एज हो रहा है आपका भी? एग्जैक्टली एज कितना हो रहा है? 19। 18 साल में आप प्राइम मिनिस्टर चुनने के एबिलिटी रखते हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर जिस बच्चे को ये ना पता हो कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, तो खुद के बारे में सोचो कि आप हड़प्पा में हैं या भी अभी हैं। आई एम राइट रॉन्ग? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर की पार्टी बीजेपी है, उनका सिंबल कमल है और चुनाव बनारस से लड़ते हैं, वहीं से जीतते हैं। अब ये बताइए कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं? जिताया बीजेपी ने, पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो। तो बताइए वो काम बीजेपी के लिए केवल करेंगे या पूरा इंडिया के लिए करेंगे? तो देखो, हम उनके वोटर हैं या नहीं हैं, वोट दें या नहीं दें, हमारे भी उतने ही प्रधानमंत्री हैं जितने उनके वोटर के हैं। यही रीजन है। देखो, जब कोई हाईवे बनाते हैं ना, वो तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि दिस हाईवे इज ओनली फॉर माई बीजेपी वोटर्स। कहीं लिखा रहता है ऐसा? गांव में जब पोल, जो बिजली के जो खंभे गड़ते हैं ना, तो कहीं पर नहीं लिखा रहता है कि दिस पोल इज ओनली फॉर बीजेपी वोटर्स। मिलता है ऐसा कभी? कोई राशन कार्ड में लिखा रहा है कि दिस राशन कार्ड इज ओनली फॉर बीजेपी? नो। यही है सबका साथ सबका विकास। चाहे हम वोट दें या ना दें, उनकी पार्टी कुछ भी हो, डजेंट मैटर्स। प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत के, और भारत कैसे चलेगा? संविधान के अनुसार चलेगा। और संविधान क्या कहता है? सबका साथ। तो एज इट इज नहीं लिखा हुआ ये किसी का निचोड़ है। और जानते वो किसका है? वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो तत्व का मतलब ही होता है सिद्धांत। सिद्धांत। और देखो, अंग्रेजी में इसको जब देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्शन देने वाला प्रिंसिपल। देखो, डायरेक्शन देने वाला प्रिंसिपल किसको? स्टेट को। स्टेट अभी पढ़ाया था ना आपको, कौन? भारत। भारत। और उसकी पॉलिसी कैसी होगी, उसके लिए ये प्रिंसिपल फिक्स है। इसी को निचोड़ोगे तो निकलेगा सबका साथ सबका विकास। समझ में आ रहा? कीर्ति स्तंभ स्थापित करना है आपको। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कीर्ति स्तंभ पता है कहाँ है? मालूम है आपको? नहीं मालूम है? आपके नाम से एक जगह स्तंभ है,
याद कीजिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और वो किसके विजय के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था, किसने किया, कहाँ पर है अभी वर्तमान में, ये पूरा ढूंढ लेना जा कर के आज घर पे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? देखो नंबर 6 में आते हैं, यानी सरकार काम कैसे करेगी ये पता चल रहा है आपको। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जरा सा बताइए कि ये संविधान अगर आपको गारंटी में कुछ दे रहा है, ये जनता को गारंटी में कुछ दे रहा है संविधान, तो क्या लगता है कि आपको ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं। अगर कोई भी अगर कुछ देता है ना आपको, इवन कि माता पिता भी, वो भी एक उम्मीद है आपके ऊपर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उनको पता है कि आप पढ़ोगे तो रिजल्ट दोगे और आगे टाइम में यानी ओल्ड एज में क्या करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। उनको अगर अभी पता हो जाए, क्लियर हो जाए कि ये कुछ नहीं करने वाला है, तो क्या आपको लगता है पैसे देंगे आपको? नहीं देंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखोगे कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी जिनकी हो जाती है, अगर वो पैसा घर में नहीं भेजते हैं ना कमा करके, तो वही माँ बाप 4 घरों में जाके शिकायत करते हैं कि कमाता तो है पर देता नहीं। डू यू एग्री और नॉट? तो देखो, अगर माता पिता भी अगर उम्मीद करता है ना, तो संविधान क्यों नहीं करेगा आपसे? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपसे ये करता है कि आप भी कुछ मौलिक कर्तव्यों का क्या करें, आप पालन करें। तो आपके लिए क्या है? मौलिक कर्तव्य है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है आपके लिए, है ना। अब जरा सा देखो, मैंने 2 पॉइंट्स ज़्यादा नहीं लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 6 लिखे हैं। कोई अगर कहे आपको कि संविधान क्या है, तो देखो जवाब कैसे होगा आपका। संविधान एक प्रकार का क्या है? दस्तावेज है, जिसमें शासन के नियम, सरकार की प्रकृति, जनता के अधिकार, शक्तियों का बंटवारा, राज्य की नीति निर्देशकता, तो मौलिक कर्तव्य इत्यादि की चर्चा है। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। अगर ये 6 पॉइंट नहीं बताते हैं आप पढ़े लिखे हो करके, तो आप इस देश में एक तरह से पाप कर रहे हैं। ये चाहे साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अलग मैटर। जिस पढ़ा लिखा इंसान को देश के सर्वोच्च कानून के बारे में 5 लाइन ना पता हो, वो कैसा देशभक्त हो सकता है? सोचिए जरा, उम्मीद कीजिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मान लो अगर आप हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहे हो और अपने रिलीजन का 5 पॉइंट ना पता, तो वो कैसा फॉलोवर है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ईमानदारी से पूछिए ना। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो, चाहे कुछ भी काम करते हो, उनको कम से कम देश के सर्वोच्च कानून के बारे में 5 पॉइंट्स पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? स्टोरी फॉर्म में जो सुनाया है ना आपको कि देश चलेगा कैसे, ये बताया। देश चलाएगा कौन और वो चलाने वाला कैसा होगा, उसके नेचर कैसा होगा, ये भी बताया। उसके बाद जनता के अधिकार, शक्तियों का बंटवारा, राज्य की नीति निर्देशकता, तो मौलिक कर्तव्य इत्यादि की चर्चा है। अब जरा सा आना देखो, जैसे ही किसी को कहोगे ना कि संविधान क्या है, एक दस्तावेज है और जिसमें क्या लिखे गए हैं? शासन के नियम लिखे गए हैं। शासन के नियम। अगला पूछ देगा शासन क्या है, जिसको कल मैंने इंड किया है 10 क्लास में। पढ़ाया है कि नहीं? बताया ना। तो शासन क्या है? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो थोड़ा सा मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बस थोड़ा सा 1 मिनट शासन बता के, और देखो अभी देखो दूसरा पॉइंट क्या है? सरकार। सरकार किसको कहते हैं, बताया कि नहीं आपको? देखो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशकता, तो राज्य किसको कहते हैं, बताया कि नहीं आपको? बताया ना जी। तो देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक ये सब वर्ड अगर क्लियर नहीं है, तब तक कैसे पढ़ोगे संविधान? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो राज्य क्या है? अभी बताया कि राज्य जो है, राज्य कहलाने के लिए 4 ग्राउंड चाहिए। सरकार क्या है? तो राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली क्या है? संस्था है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो अब हम लोग जरा सा एक वर्ड को क्या देख लेते हैं? शासन देख लेते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? उसके बाद फिर हम आएंगे 1 बाई 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई एम राइट रॉन्ग? चलें आगे। यहाँ तक नोट हो गया जी? कर चुके हैं आप लोग नोट? बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो, ये वैलिडिटी इतनी वैलिडिटी है कि आप
कब कई जनरेशन पढ़ सकता है इस चीज़ को, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। नाले, झील, तालाब बदल जाएगा, हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए, बाढ़ अगर इतना तेज़ी से अगर आ जाए तो गंगा की धाराएं बदल सकती हैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। पर संविधान हमारा क्या रहेगा, तूफान भी आ जाएगा ना, भूकंप भी अगर आ जाएगा तो भी वही रहेगा। डू यू एग्री नॉट? कितने प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, संविधान वही रहेगा। तो जरा सा चलिए अब आते हैं हम लोग शासन को। अभी तक टॉपिक नहीं शुरू कर रहे हैं हम, आपको सिर्फ भूमिका बता रहे हैं, ठीक है। गवर्नेंस, गवर्नेंस सरकार जो कुछ भी करती है जिस नियम के अनुसार करती है, शासन कहते हैं। जिसमें नीतियों का निर्माण करना है ना। नंबर 2, नीतियों को लागू करना, और तीसरा निर्णय लेना है ना, निर्णय लेना शामिल है। सरकार जो कुछ भी करती है, क्लियरली नोट कर लीजिएगा सर। जो जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लें, जो नोट कर चुके हैं वो भी नोट करें। ये पॉलिटी का नोट्स है। किसका नोट्स है? सब मुस्कुराते हो, और अभी 4-10 दिन के बाद हम पूछेंगे ना तो फिर वहीं पहुंच जाओगे। सिर्फ एक वर्ड शासन को 10 दिन मैंने पढ़ा है, 10 डेज, और कल आखिरी क्लास थी है ना। शासन कितना महत्व रखता है सिर्फ एक शब्द। देखिएगा संविधान क्या है जी, नोट कर चुके हैं आप लोग। चले आगे। निर्णय लेना, निर्णय लेना, निर्णय लेना शामिल है। इसको समझने के लिए जरा मुझे पीछे के स्लाइड में जाना होगा, ठीक है। देखो सरकार का काम ही है, सरकार का अगर कोई पूछे एक काम बता दो, एक लाइन में कह दो कि सरकार का काम क्या है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सरकार का काम है राज्य के उद्देश्य की पूर्ति करना। राज्य कौन है? हमारा भारत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी सरकार किसके उद्देश्य के लिए काम करेगी? और सरकार क्या अपने मर्जी से कर सकती है? नहीं ना। तो सरकार को जो काम करना होगा संविधान के अनुसार करना होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जरा सा इस स्लाइड में आ जाइए क्लियरली। अब देखो सरकार जो कुछ भी करती है, ये जो कुछ किसके लिए करती है? सरकार किसके लिए? जनता ने, राज्य के लिए। अभी बताया था ना, राज्य के लिए। और राज्य के केंद्र में कौन है? जनता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? यानी इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, पहुंचना जनते के पास है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सरकार जो कुछ भी करती है तो सरकार मनमाना नहीं कर सकती है, सरकार को नियम के अनुसार करना होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सरकार जो कुछ भी करेगी किसके अनुसार करेगी? नियम के अनुसार करेगी। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? संविधान एक दस्तावेज है जिसमें शासन के नियम लिखे गए हैं। प्रूफ हो रहा है ये बात?
कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो, सरकार का काम क्या है? तो सरकार नीतियों का निर्माण करती है, नीतियों को लागू करती है और निर्णय लेती है। यही मुख्य काम है सरकार का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये तीनों काम सरकार किसके अनुसार करेगी? संविधान के अनुसार करेगी। अब संविधान कहता है सबका साथ, तो नीतियाँ किस पर आधारित होगी? सबका साथ सबका विकास पर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब सरकार, अगर मान लो कोई भी सरकार तीनों काम को क्या कर दे, यानी सरकार अच्छी नीति बनाए, अच्छे तरीके से लागू कर दे और अच्छा निर्णय ले, तो अच्छा को ही अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गुड गवर्नेंस। सारी सरकार तो यही चाहती है कि हम गुड गवर्नेंस बनाएं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। समझ में आ गया? तो देखो, हमने पहला पॉइंट बताया था शासन के नियम। तो शासन क्या है, कोई पूछेगा तो बताओगे आप ना कि शासन कहते किसको है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें आगे। गुड। अब देखो, शासन समझ में आ गया तो एक वर्ड हमें और भी समझना होगा, और वो वर्ड जानते हैं क्या है? देखो, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, यह राज्य के, एक मिनट, यह सरकार का कार्यकारी अंग है, जिसका मुख्य कार्य, नंबर 1, जिसका मुख्य कार्य नीतियों को लागू करना, नंबर 2, निर्णय लेना। क्लियर हो गई? कार्यकारी अंग है, अंग। तो सरकार जो कुछ भी करती है वो क्या कहलाता है? शासन। और मान लो, इसको ऐसे समझ जाओ आप, इधर जरा सा देखिएगा मेरी बॉडी की तरफ। मुझे सरकार मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, पूरी बॉडी क्या है, और मैं जो कुछ भी करता हूँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, तो इसमें कई फंक्शनल बॉडी काम करती है। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ने में कौन काम आ रहा है? पैर। मैं लिख रहा हूँ, लिखने में कौन काम आता है? हाथ। तो सरकार जो कुछ भी करती है, इसका मतलब सरकार के अंग काम करती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब यहाँ पर हमने बताया कि सरकार नीतियों का निर्माण करती है और लागू करती है, तो लागू करने वाला अंग कौन है? प्रशासन है। जैसे मेरा माइंड निर्णय लिया, सोचा, डिसीजन लिया माइंड ने, और माइंड ने कहा कि दौड़ना है, तो माइंड ने कहा, पता चला हम विकलांग हैं पैर से, तो दौड़ पाएंगे? नहीं। तो अगर प्रशासन फंक्शन ना करे तो सरकार कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाए। तो आप प्रशासन जो है, जो बनोगे ना प्रशासक, तो सरकार के हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, ये सब बनोगे। इसके बिना अगर ये डैमेज, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? मेन बॉडी क्या कहलाएगा? दिव्यांग कहलाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर एक हाथ अगर फंक्शन नहीं तो क्या कहता है? पैरालाइज्ड है। डू यू एग्री और नॉट? इसका मतलब है कि सभी अंगों को कैसा काम करना चाहिए? बेहतर तरीका। तो देखो, प्रशासन क्या है? प्रशासन सरकार के कार्यकारी अंग है, जैसे हाथ, पैर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस अंग का काम क्या है? नीतियों को लागू करना और निर्णय लेना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? लेकिन नाम इसका नहीं होगा,
मैं लिख रहा हूँ, लिखता हाथ है, नाम किसका होता है? मेन बॉडी का। इसलिए अगर आप डीएम बन जाइएगा तो आप मान लो जिला में विकास करेंगे, एसपी बनेंगे तो क्राइम को कंट्रोल कर देंगे, पर नाम आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार का होगा। क्यों? क्योंकि सरकार के आप क्या हैं? कार्यकारी अंग हैं आप सरकार के। तभी तो चुनाव होगा तो सरकार जिनकी रहेगी वो कहेंगे देखो हमने क्राइम को कंट्रोल कर दिया। किया था आपने, नाम किसका होगा? सरकार का। जैसे काम हम पढ़ा रहे हैं आपको, आईएएस टीचर बनाता है, टीचर कोच, नाम किसका होगा? अभिज्ञान का। नाम मेरा थोड़ी होगा। आप क्या कहोगे? अभिज्ञान में पढ़े थे। अरे पढ़ाया किसने था? कोई देखो जितना न्यूज़पेपर में जो आ रहा है ना प्रचार, कहीं पर बताया कि मैंने फलां टीचर से पढ़ा है? नहीं। सारे सक्सेस कैंडिडेट ने क्या कहा? हम फलां कोचिंग में हैं, फलां कोचिंग में हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो काम कोई और कर रहा है, नाम कोई किसी और का हो रहा है। तो अभिज्ञान माँ को सरकार मान लो और हम लोग क्या हैं? कार्यकारी अंग हैं। हम कितना भी कर लें आपके लिए, आप हमारे नहीं हो सकते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये मैं मजाक वाली बात नहीं कह रहा हूँ। आप जानते क्या करोगे? कोचिंग का ही प्रचार करोगे या तो किसी और का करोगे पैसे लेकर के, या तो हमारे करोगे, यानी ये वाला करोगे। यही तो हो रहा है हम ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप मेरा नाम लीजिएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो, निर्णय लेना, नीतियों को लागू करना और निर्णय लेना। प्रशासन का मुख्य काम निर्णय लेना भी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ज़मीनी स्तर पर निर्णय लेना पड़ेगा आपको, और वही निर्णय अगर परफेक्ट है तो आपका प्रमोशन होगा, नहीं तो फिर कहाँ जाओगे आप? जैसे मान लो निर्णय लेने के लिए यूपीएससी आपको टेस्ट करेगी। यूपीएससी क्या करेगी? टेस्ट करेगी। तो यूपीएससी जब टेस्ट करती है ना बाबू, तो ये टेस्ट करेगी आपको पीटी और मेंस दोनों की में, पीटी और मेंस दोनों में। तो पीटी में सीसेट नाम सुना है आपने? तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट नाम ही इसका है, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता का टेस्ट। आपके अंदर क्षमता है कि नहीं, निर्णय ले सकते हो विकट परिस्थितियों में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसमें पैसेज देता है, जो पैसेज आता है ना वही है चेक करता है। गद्यांश देखोगे तो देखोगे इस बार का गद्यांश कैसा है, पैसेज कैसा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऑप्शन चारों करेक्ट रहेगा, लेकिन पूछता है कि सबसे बेहतरीन कौन है, यानी एप्रोप्रिएट कौन है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो मान लो कि लंच में, ये भी जो दोपहर का टाइम है, इसमें लंच में कोई लोग पराठे खाए, कुछ लोग चावल खाएंगे, कुछ लोग सिंपल रोटी खाएंगे ब्रेड, और कुछ लोग बिरयानी खाएं। अरे एप्रोप्रिएट क्या है, क्या लेना चाहिए? अगर मैं रात के टाइम, सोने के टाइम अगर आप दही खाएं और कोई दूध खाएं, एप्रोप्रिएट क्या है? दूध है। लेने का तो कुछ भी ले लोगे, पर एप्रोप्रिएट होना ना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यही है निर्णय लेना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब मेंस में जाओगे तो केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी बोलते हैं। पैराग्राफ बड़ा लिखा रहेगा, सिचुएशन देगा, क्रिटिकल सिचुएशन, उसको आपको पढ़ना है। एंड यू हैव टू डिसाइड दैट हाउ यू विल हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन। उस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करोगे। देखो इसको ऐसे समझ जाइए, बहुत सिंपली वे में समझाता हूँ आपको। केस स्टडी का मतलब होता क्या है? देखो ये रोड है, ये क्या है? रोड है, और इधर हिंदू कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं और इधर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। इनका रामनवमी है, इनका मुहर्रम है। दोनों त्यौहार आज के डेट में 1 जून को आ गया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इनका जुलूस निकलता है वो 10 बजे, इनका जो जुलूस निकलता है वो 10 बजे, और इनका 12 बजे, 12 PM पे। पहले किनका निकलेगा? हिंदू का। दोनों में दंगा होना भारत की हॉबी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो इनका जो जुलूस आएगा, आकर के इंतज़ार करेंगे। किसका इंतज़ार? इसका, कि आओ तुमको समझाते हैं। ऐसा होगा कि नहीं? ये भी टसन में निकलेगा कि हम कम तो नहीं हैं आपसे, और आके टकरा जाएगा यहाँ पे। और ये जानते हैं यहाँ पर दंगा होगा, चिंगारी का काम करेगा, पूरे सिटी में फैल जाएगा दंगा। और आप हैं यहाँ के ACP, सस्पेंड कौन होगा जी? SP साहब। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जो बात हमने स्टोरी में कही है ना, यही है केस।
ये क्या है? केस है। इसको स्टडी करना है, स्टडी करना है और आपको बताना है कि इसका समाधान कैसे करोगे, कंट्रोल कैसे करोगे। और देखो जहाँ भी जाओगे ना जिला में, दंगा भारत की हॉबी है तो उससे आपको डील करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? खूबसूरत बात एक यही है कि दंगा करते हैं दोनों, फिर साथ में रहने लगते हैं, लेकिन जिस वक्त दंगा रहता है उस वक्त तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो देखो नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में देखो कैसे कैसे कर लेंगे। सिंपली दोनों साइड के जो बदमाश लोग हैं ना, बदमाश लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, पुलिस के पास मौजूद रहता है, उनको 5 दिन पहले यानी 26 मई को ही क्या कर लेंगे, हम उठा लेंगे घर से एकदम सीधा सख्ती के साथ, कोई रहम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और मारना नहीं है उनको, क्योंकि अभी अपराध नहीं किया है, ले आके बंद कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 में जितने अच्छे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो दोनों साइड के, उनको बुला के एक साथ मीटिंग करो, एक साथ बैठा के टेबल पे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और 2 जिम्मेदारी की अपने अपने मोहल्ले में जा कर के लोगों को मैनेज कीजिए। तीसरा पॉइंट, इनका 10 है ना तो 8 AM कर दो, इनका 12 है ना तो इनको 2 PM कर दो। गैप हो गया कि नहीं? ठंडा हो जाएंगे 2 घंटा में आकर के। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जरा से देखना, अभी भी दंगा के चांसेस हैं बाबू। देखो यहाँ पर दुकानें मान लो मुस्लिम की है और जुलूस लेकर के आया जनाबी है, और जैसे ही देखा कोई मुसलमान कहेगा जय श्री राम, ऐसा ही होता है कि नहीं? और गलती से अगर दाढ़ी वाला दिख गया तो और उसके सामने, ऐसा ही होता है कि नहीं जी? इसी तरीके से देखो क्या होगा, ये दुकानें हिंदू की हैं और जुलूस लेकर के आएगा ये, और जैसे ही उनको देखेगा कहेगा अल्लाह अकबर, ऐसा ही होता है, उकसाएगा उनको। तो ये दुकानदार क्या करेंगे, कॉल कर देगा अपने अपने घरों में और रिश्तेदारों को कि देखो हमें क्या कर रहा है, ये टॉर्चर कर रहा, तो भीड़ फिर से यहाँ पर जुट जाएगी, तो दंगा होने के चांसेस क्या हैं, बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सख्ती के साथ दुकानें बंद करवानी है, एकदम नहीं खुलना चाहिए। किसको दिखलाओगे अब जुलूस? जुलूस का मकसद ही होता है दिखलाना। जरा सा अगर छत पर दिख गया ना कोई और बजाएगा गाना वहाँ पे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखिएगा शादियों में जब बारात जाती है ना और गलती से दिख गया अगर छत पे 10 लड़की, देखोगे वहीं पर नाच ज़्यादा होगा। आई एम राइट और रॉन्ग? तो ये ट्रेडिशन है हमारे देश में। तो क्या करना है कि आप बंद कर दीजिए। अब मान लो अगर देखोगे नहीं ना तो वो दिखाएगा ही नहीं। सन्नाटा में कोई दिखाता है? जुलूस का मकसद ही होता है दिखाना। बारात में भी जो डांस होता है ना उसका मकसद ही होता है दिखाना। देखने वाला ही नहीं रहेगा तो दिखाओगे किसको? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन वो हम लोग अलग चीज़ है कि कुछ भी होता है हम लोग देखने लगते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये हो गया केस स्टडी। आपको इथिक्स में पढ़ाया जाएगा। मैं इसको दोनों मीडियम में देखता हूँ। यहाँ पे आपको अगर 50 केस स्टडी पढ़ लोगे ना तो 51 नंबर का केस स्टडी तो ऑटोमेटिक सॉल्व करोगे आप। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और टीचर से ज़्यादा सोचने लगोगे। टीचर का तो लिमिटेड है कैपेसिटी, आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा ही सोचें। ये बात समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा जो समझा रहा हूँ इंटरेस्ट आ रहा है आपको? और इंटरेस्ट आ रहा तो समझ में ज़रूर आ रही होगी बात। यही है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलें आगे। कोई दिक्कत? देखो तो देखो इस पॉइंट पर जाने से पहले जरा सा हमें इस पॉइंट पर आना होगा। जरा इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर संविधान क्या है? एक दस्तावेज है जिसमें शासन के नियम। तो हमने शासन बताया ना, और शासन को ठीक कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सुशासन बन जाएगा। फिर क्या बताया आपको? सरकार बताया। शासन पढ़ाया था तो प्रशासन ही बता दिया। अब जरा सा जनता के अधिकार को देख लीजिए। पहले इंटरेस्ट ले लो कि संविधान क्या है, बाद में एंट्री मारो संविधान में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? किसी के मकान में जाना है ना तो पहले भांप लो कि खतरा है अंदर या नहीं है, या वेलकम किया जाएगा या वहाँ कोई हो सकता है कहीं शूट ना करते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो संविधान में जाने से पहले ना उसके कुछ कॉन्सेप्ट को ज़रा देखो। तो जनता के अधिकार की बात करेंगे तो ज़रा सा हेडिंग डालिए, जनता के अधिकार। जनता के अधिकार। जनता के अधिकार इसको बोलते हैं
राइट्स ऑफ पीपल, द राइट्स ऑफ पीपल, द राइट्स ऑफ पीपल बोलते हैं, द राइट्स ऑफ पीपल, जनता के अधिकार, है ना। देखो जनता के कई तरीके के अधिकार है, पर सारे अधिकार सुरक्षित नहीं, गारंटी में नहीं मिलेगा आपको। तो देखो जो राइट्स को जो गारंटी किया गया है ना, वो है मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। क्या है? फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया है? गारंटी कर दिया गया। और राइट्स यानी इसको मूल अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार, मूल अधिकार। और इसको सुरक्षित कर दिया गया है, सुरक्षित, कोई नहीं छीनेगा। मैंने ऐसा जिक्र किया था ना कि संविधान क्या एक दस्तावेज है जिसमें जनता के अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता, इतना गारंटी में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मूल अधिकार को देखो, मूल अधिकार क्यों कहा गया? एक तो सिंपल अधिकार तो है ही है, पर एक उसमें भी मूल आ गया। मूल, मूल का मतलब अगर ये अधिकार छीन लिया गया तो वो इंसान इंसान नहीं रह जाएगा, वो जानवर में बदल जाएगा। तो इंसान को इंसान बनाने के लिए मूल अधिकार जरूरी है। जैसे मान लो मैं इंसान हूँ और मुझे आज़ादी, मैं चल रहा हूँ ना अभी, और मान लो कि डायरेक्टर मैडम जो हैं वो मेरे को इसमें जंजीर लगा दें पैर में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि पढ़ाना तो है पर एक जगह खड़ा होकर के। तो ऐसा किसके साथ करते हैं? जानवरों के साथ करते हैं। जानवर को क्या करते हैं? खूंटे में बांध देते हैं। जीना तो है पर उसी पेरिफेरल में, हमारे हिसाब से। खेत में बगल में लगा रहता है हरा चारा, पर जानवर अपनी मर्जी से खा नहीं सकता। डू यू एग्री और नॉट? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर आज़ादी अगर हमसे छीन ली जाए तो हम क्या बन जाएंगे? जानवर बन जाएंगे। तो हमें इसलिए कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसके लिए मानव कहलाने के लिए आवश्यक है। समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? मूल अधिकार। अब देखो मूल अधिकार मिलता किसको है? तो ये मूल अधिकार पर्सन को मिलता है, यानी व्यक्ति को मिलता है। किसको मिलता है? पर्सन को मिलता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये जो पर्सन है ना, दो तरीके के होते हैं ये पर्सन। एक होते हैं सिटीजन और एक होता है नॉन सिटीजन। एक होता है सिटीजन यानी नागरिक, और दूसरा होता है गैर नागरिक। इसको नागरिक बोलते हैं और इसको बोलते हैं गैर नागरिक। ये बात समझ में आ रही? बात देखो, इसका मतलब है कि मूल अधिकार दोनों को मिल रहा है, नागरिक को भी और गैर नागरिक को भी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 2018 में यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछी है कि मूल अधिकार केवल नागरिक को मिलता है, तो क्या सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है। ये 2018 का क्वेश्चन है पीटी का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि मूल अधिकार केवल नागरिकों को मिलता है। नहीं, मूल अधिकार व्यक्ति को मिलता है, और व्यक्ति दो तरीके का होता है, एक नागरिक और एक गैर नागरिक। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो ये व्यक्ति को क्यों दिया गया है? तो व्यक्ति का समग्र विकास के लिए दिया गया, समग्र विकास के लिए दिया गया। किसके लिए? समग्र विकास। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, समग्र विकास। समग्र विकास उसको बोलते हैं कि हमारा सब कुछ विकास हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब समग्र विकास होगा कैसे? तो इसके लिए आपको दो चीज़ को समझना होगा, एक भौतिक विकास और दूसरा है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और इसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट।
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है और फिजिकल डेवलपमेंट। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अब जरा सा देखिएगा आप लोग, फिजिकल डेवलपमेंट में देखो क्या आता है। आपका सामाजिक विकास, आपका आर्थिक विकास, और आपका धार्मिक विकास। धार्मिक विकास, सॉरी धार्मिक मत लिखिएगा, राजनीतिक लिखिएगा, राजनीतिक लिखिएगा, यहाँ पे राजनीतिक लिखिएगा, राजनीतिक विकास। अब ज़रा सा स्पिरिचुअल में ज़रा सा देखिएगा, यहाँ पर आपका आएगा नैतिक विकास। अंग्रेजी में मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट। और यहाँ पर है धार्मिक विकास, धार्मिक विकास, धार्मिक विकास। इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब जरा सा ध्यान से समझिए इस चीज को। भौतिक विकास आपके लिए, आपका सबसे पहले जब आप जन्म लेते हैं ना, तो आपको ये नहीं पता होता है कि आप किस धर्म में पैदा हुए। पता होता है क्या? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हमें क्या चाहिए, पहले स्वास्थ्य को ठीक होना चाहिए। देखते हैं बच्चा पहले पैदा होता तो सीधे कहाँ, हॉस्पिटल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? टीके वगैरह लगना ज़रूरी है 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। नहीं लगाओगे तो आगे पता चला खसरा, टीबी वगैरह सब हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना। तो देखोगे सामाजिक विकास में जानते क्या आता है, किस पर ध्यान दिया जाता है? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। तो पहले स्वास्थ्य फिर शिक्षा, ये सब सामाजिक विकास में आता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी पहले व्यक्ति का जो विकास होगा वो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो शुरुआत कहाँ से होगा? सामाजिक विकास से होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब आपका स्वास्थ्य, देखो समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये, आपका स्वास्थ्य अगर ठीक हो गया, आप शिक्षा ठीक से ले लिए, तो आप बताइए आपका आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा? मान लो कि अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं और स्वस्थ अगर भी है तो मनरेगा में काम मिल जाएगा। आई एम राइट रॉन्ग? लेकिन अगर स्वस्थ भी नहीं है और शिक्षित तो हैं भी नहीं, तो बताइए मनरेगा में भी काम नहीं कर पाओगे। तो देश पर बताओ बोझ बनोगे या देश का विकास में योगदान दोगे आप? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मान लीजिए कि अगर सारे नागरिक बीमार हो जाएं, अगर हम इस देश के, इमेजिनेशन करो, तो बताओ हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा? तो हम लोगों को क्या करना है? स्वस्थ रहना है, सबसे पहला प्रायोरिटी। यानी सामाजिक विकास के लिए स्वस्थ होना ज़रूरी है, और अच्छा करना है तो शिक्षित होना ज़रूरी है। जिसका सामाजिक विकास नहीं, उसका आर्थिक विकास नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जो शिक्षित नहीं, जो स्वस्थ नहीं, वो कैसे पैसा कमाएगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जरा सा देखिएगा, इस स्टेटमेंट के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहें? कहा कि जिसका सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं, उसका राजनीतिक विकास नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियरली मान लो कि ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर एक्स के परिवार में 5 सदस्य हैं और ये गरीबी से ग्रस्त हैं, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, और पता चला कि चुनाव हो रहा है उसी दिन मोहल्ले में। तो नेताजी को जिस दिन पता चल जाएगा कि ऐसे व्यक्ति भी हैं मोहल्ले में, वो आएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, 500 रुपया ले लो, 2500 रुपये। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और वोट मुझे दे दो। तो बताइए अपनी मर्जी से ये प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे? नहीं करेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बताइए इसका राजनीतिक विकास होगा? नहीं होगा।
यह ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखोगे जहाँ सामाजिक रूप से जब पिछड़ा होता है ना समाज और आर्थिक रूप से, तो देखोगे नेताजी भय दिखाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कुछ क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? भय दिखाएगा कि नहीं दोगे वोट तो आपके साथ ये होगा, अगर वोट दे दोगे तो हम फिर आपको बचाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? am I right or wrong? तो देखोगे भारत में जो धर्म की पॉलिटिक्स, जाति की पॉलिटिक्स किस पर आधारित है? किस पर? क्योंकि सामाजिक विकास और आर्थिक विकास अगर हो जाएगा ना तो नेता की दुकान बंद हो जाएंगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मान लो अगर कोई मुस्लिमों को डराता है कि तुम नहीं दोगे वोट तो दंगा हो जाएगा, इसलिए वोट दो, अब बेचारा डर करके क्या करता है? वोट डाल देता है। जो समाज अपनी सुरक्षा के नाम पर वोट डालेगा ना तो उसका विकास नहीं होगा। ये मेरी बात नोट कर लीजिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सामाजिक विकास पहले जरूरी है। शिक्षित हो जाइए, इतना माइंड में सेट करो कि सरकार हमें कुछ नहीं कर सकती, बल्कि हम सरकार के साथ ताल में ताल बैठा के क्या कर सकते? काम कर सकते। am I right or wrong? तो देखो इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने इन दोनों मुद्दे पर क्या किया है? जोर दिया है कि राजनीतिक विकास, और उन्होंने खास करके एससी और एसटी कैटेगरी के कॉन्टेक्स्ट में कहा था ये बात कि इनका विकास राजनीतिक तौर पे तभी हो पाएगा जब उनका सामाजिक विकास होगा। पता चला कि वोट डालने गए जिस दिन, उस दिन वहाँ पर उनको पोलिंग बूथ पर आने नहीं दे रहे, छुआछूत का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। तो बताइए ये राजनीतिक विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। am I right or wrong? अब जरा सा आते हैं जरा सा आध्यात्मिक विकास। एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, और अगर उस इंसान के अंदर से अगर आध्यात्मिकता के तत्व गायब कर दोगे ना तो वो जानते हैं फिर मूल्यों का क्षरण हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है आप लोगों ने? तो देखो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि व्यक्ति तभी विकास कर सकता है जब वो उनका भौतिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास दोनों हो। तो भारत देखो इस चीज़ को फोकस करता है, आध्यात्मिकता पर भी बल देता है, और वेस्टर्न कंट्री में आध्यात्मिकता क्या है? गायब है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो आध्यात्मिक विकास में क्या आ जाएगा? नैतिकता, नैतिक विकास। व्यक्ति जब जिनका भौतिक विकास हो जाए उनसे उम्मीद किया जाता है कि वो नैतिक विकास उनका होना चाहिए। अब जैसे समझो जरा, कोई पढ़ा लिखा भी है, स्वस्थ भी है, पैसा भी है, तो उससे उम्मीद किया जाता है कि वो भ्रष्टाचारी ना बने, भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो। लेकिन देखोगे पढ़ाई लिखा इंसान क्या करता है? भ्रष्टाचार करता है। डू यू एग्री और नॉट? तो देखो संविधान कहता है कि देखो भाई हमने भौतिक विकास कर दिया है, अब आप क्या करना है? आपको नैतिक विकास करना है। मान लो कोई इंसान भूख से तड़प रहा है, 5 दिन से खाना नहीं खाया, उनके पास 1 बोतल पानी और एक खाने का पैकेट रख दीजिए। वो हो सकता है कि आपसे बिना पूछे वो ले ले, तो आप क्या कहोगे कि ये तो गलत है। तो यहाँ पर वो गलती नहीं कर रहा है। तभी तो केस स्टडी में बताया जाता है कि एक माँ है, उनके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तो माँ जाती है होटल से खाना चुरा करके खिला देती है। खाना चुराना क्या है? अपराध है, पर बच्चों का जान बचाना क्या है? कि माँ का कर्तव्य है। तो बताओ नैतिक क्या है? ऐसा केस स्टडी में पढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखोगे जहाँ पर गरीबी रहेगी, जहाँ पर भुखमरी रहेगा, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, तो अपराध वहीं होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब आप एसपी बन के जाओगे ना ज़िले में, तो जब दौरा करते हो ना, सिटी में जब घूमते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड में आ जाएगा कि देखो अपराध का सेंटर हो सकता है जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी होगा, जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। तो देखोगे बाबू, अगर आपका मकान है, ये चारों तरफ से बहुत बेहतरीन वॉल दे रखा है, बाउंड्री कर रखा है और मकान बहुत खूबसूरत बना लिया, लेकिन चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी है, तो आप समझ जाना कि आप स्थिर से नहीं रह पाओगे। कोई गेट का शीशे कबाड़ देगा, कोई कुत्ता चुरा लेगा, कोई कुछ कर लेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि गरीबी अपराध का क्या है? कारण है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जिसका भौतिक विकास नहीं कर पाओगे ना, तो उनसे ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब आता है धार्मिक विकास। संविधान का मानना है कि जो व्यक्ति पैदा ले लिया, हो गया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर आस्तिक लोग हैं, नास्तिकों की संख्या क्या है? बहुत कम है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम लोग चाहते हैं कि मरने से पहले क्या हो? मरने के बाद मोक्ष मिल जाए। कुछ लोग मरने के पहले ही मोक्ष मिलता है किसी धर्म में, किसी में मृत्यु के बाद मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
लेकिन सबको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो किसी को गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है, तो किसी को हज यात्रा पे जाने से मिलता है, किसी को अमरनाथ यात्रा जाने से, किसी को करतारपुर। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो देखोगे हमारी सरकार क्या करती है कि सभी को लास्ट एज में सहायता प्रदान करती है। तो देखोगे सुविधाएं देती है सरकार अमरनाथ यात्रियों के लिए, तो हज यात्रियों के लिए, तो करतारपुर यात्रा के लिए। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देखो अगर कोई पूछे आपसे कि भारत का संविधान का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो देखो क्या जवाब दोगे कि द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू हेल्प यू टू गेट मोक्षा। मोक्ष की प्राप्ति कराना भारत के संविधान का अंतिम लक्ष्य है। यानी व्यक्ति को क्या चाहता है? क्या चाहता है? फाइनली क्या कराना उनको? मोक्ष की प्राप्ति। बच्चा पैदा हुआ तुरंत मोक्ष दिला दोगे क्या? अंतिम है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब हम लोग और आप लोग सब अगर पहुंच जाओगे 90 और 100 के एज में, ऐसा उम्मीद करते हैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उस वक्त क्या किसी कोचिंग में एडमिशन लेना है या वहाँ भी डेमो लोगे? नहीं ना। तो उस वक्त यही चाहिए कि किस तरह से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। समझ में आ रही होगी सर? हाँ, यस, बोलिए, पूछिए। माफी चाहूँगा, मुझे आज अभी क्लास छोड़ रहा हूँ। नहीं, आप जाइए, जा सकते हैं। मैं भी खुद सर प्लीज़ नंबर मिल सकता है? नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। फीडबैक आप जा कर के दे दीजिएगा वहाँ पे, ज़रूरी से। काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी। ओके। तो देखो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशंस क्या ध्यान दे रहा है? आध्यात्मिक विकास पर। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों है। शादी में डांस करते हो ना, तो मंदिर भी जाओ, मस्जिद भी जाओ। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और खुद को याद करो, खुद को गिल्टी मानो कि कहाँ कहाँ अपराध कर रहे हैं। तो शादी के में जाकर के दूसरे का खाना खा लेते हैं फ्री में, ये क्या है? सही है, गलत है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो अगर आप जा कर के फ्री में किसी के बारात में जा कर के और खूब खाते हो दबा करके, दिन भर भूखे रहते हैं क्या? क्योंकि रात में खाना है, तो ये अपराध है। अपराध है। मेरा अपना मानना है, अपराध मानता हूँ इस बात को। क्या मानता हूँ मैं? अपराध मानता हूँ। अगर जिसकी शादी हो रही है ना, वो अगर अपने घर में बुला के खिलाए तो जाओ। किसी लड़की के घर में जा कर के खाना, दूसरे के घर पे डिपेंड हो जाना। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये क्या है? तो भौतिकता तो है, पूरा बाजा बारात के साथ गए और किसी पर बोझ बन गए, ये नैतिक है क्या? नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये आपको हर स्तर पर दिखाना है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है? केवल पूजा पाठ नहीं, ये तो छोटी चीज़ है। आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए आध्यात्मिकता। तो जो ज़्यादा टीका लगाने से, दाढ़ी रखने से, टोपी पहनने से कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक नहीं बन जाता है। बिहेवियर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिहेवियर में। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आध्यात्मिकता है, पता चला कि अपनी सिस्टर को तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरी के सिस्टर पर क्या कर रहे हैं? कमेंट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है? नहीं कर रहे। तो अपराध बढ़ रहा है ना लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मान लो कि अगर कोई पसंद नहीं करती है तो क्या तुम हत्या कर दोगे? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यही तो है नैतिकता। नैतिकता का जब व्याख्या करोगे तो कई लेवल पे होगा। अभी तुम छोटे लेवल पे बता रहे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपको? संविधान क्या है? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए हैं, देखिएगा यहाँ पे। संविधान क्या है? तो संविधान में आपको हमने क्या बताया? शक्तियों का बंटवारा बताया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और जनता के अधिकार की चर्चा की। और ये अधिकार क्या है? सुरक्षित है। तो जितना भी हमने बताया ना, भौतिक विकास और आध्यात्मिक, अगर ये छीन लिया जाए आपसे तो बताओ इंसान रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। क्या बन जाएगा? वो जानवर बन जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए इंसान को इंसान कहलाने के लिए मूल अधिकार का होना जरूरी है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कर दिया? इसको सुरक्षित कर दिया, गारंटी में बना दिया। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यानी कोई भी सरकार छीन नहीं सकती है। आगे चले हम लोग। देखो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? शक्तियों का बंटवारा। तो देखो शक्तियों का बंटवारा को समझने के लिए इस स्लाइड में देखिएगा। सरकार में कोई एक इंसान नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कितने संस्थाएं? 3 हैं।
अब तीनों में क्या कर दिया गया है, शक्तियों का बंटवारा, यानी दीवार खड़ी है, दीवार खड़ी है। प्रधानमंत्री चाहते हुए भी जज नहीं बन सकते और जज चाहते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। डू यू एग्री और नॉट? तो शक्तियों का बंटवारा देखा, इसी को बोलते हैं सेपरेशन। दीवार खींच दीजिए आप अपनी कॉपी पर मजाक नहीं है ये, इसको समझना है। कॉन्स्टिट्यूशंस को ब्लड में डाल दो, जितना रहेगा कमांड आगे उतना ही चीज़ क्या करोगे आप अच्छे से समझ पाओगे। ऐसे मेरी आदत है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, याद हो जाएगा। क्लियर हो गई? तो चले आगे हम लोग। शक्तियों का बंटवारा देख लिया आपने। यानी अगर आज क्या है पढ़ के जा रहे हो ना, तो कोई पूछ दे रास्ते में कि संविधान क्या है, तो जितनी स्टोरी सुनाया है ना, राइट्स के बारे में, सरकार के बारे में, शासन के बारे में, शक्तियों के बंटवारा के बारे में, ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आगे चले हम लोग। तो देखोगे इस स्लाइड में आते हैं फिर से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बच रहा हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसी को हमने कहा था ना कि सरकार के लिए सिद्धांत क्या है, तय है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और सरकार काम किसके अकॉर्डिंग करेगी, सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करेगी। टाइम क्या हो गया जी? पूरे 2 हो गया, 2:30 बज गया है। कोई बात नहीं, मेरा टाइम 2:30 बजे तक है, तो हमें टाइम सीमा का क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी बस क्लास की शुरुआत हो गई है संविधान की। कल हम लोग आगे इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, मूव करेंगे, फिर टॉपिक पर आएंगे और देखना सारे टॉपिक्स आपको इसी तरीके से क्या होगा, कवर करेंगे हम लोग। ओके।